हेलो एंड वेलकम टू द प्रेप स्पॉट। आज के इस वीडियो में हम कोर्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमारा जो लेक्चर 0 था उसमें हमने कोर्स की स्ट्रेटजी हमने बताई। अब इसमें हम कोर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये कोर्स सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम कोर्स वही हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो MD-CAT का सिलेबस है उससे हमने निकाला इस कोर्स को। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि हम MD-CAT की तैयारी करवा रहे हैं, तो MD-CAT की इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग का कोर्स हम इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले वेलकम मैसेज। वी आर एक्साइटेड टू गाइड यू थ्रू दिस जर्नी। आर यू रियली एक्साइटेड टू जॉइन आवर जर्नी? इफ यस प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बता दें। और दूसरी बात ये कि आवर गोल इज टू हेल्प यू मास्टर इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग फॉर MD-CAT सक्सेस। तो इसी हिसाब से अब हम शुरू करते हैं, अपने कोर्स के कंटेंट की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कोर्स जो है वो डिवाइडेड है 2 सेक्शन में। एक इंग्लिश सेक्शन है, दूसरा है विकेबलरी लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। ठीक है, तो इंग्लिश सेक्शन में टोटल 6 सब सेक्शंस हैं और उन सब सेक्शंस के भी छोटे छोटे सब सेक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 1 इंग्लिश सेक्शन का सेक्शन नंबर 1 हम करते हैं, जिसको टाइटल किया हुआ है कॉम्प्रीहेंडिंग की विकेबलरी। हाँ, इसका मतलब क्या है, चलें जी, ये हम जब सेपरेट वीडियो का उसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें हम थोड़ा बता देते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है। इसके अंदर आता है कॉन्टेक्चुअल क्लूज, जो कि मुझे लगता है आपने कभी नहीं सुना होगा। अगर सुना है, नहीं सुना है, खैर कोई बात नहीं, हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। प्लस में इलस्ट्रेशंस है, प्लस में बैकग्राउंड और प्रायर नॉलेज है। उसके बाद मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, फोनिक्स, नॉलेज ऑफ वर्ड रिलेशनशिप्स, फिर नॉलेज ऑफ सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, होमोफोन्स। ये वर्ड्स शायद आपके लिए न्यू है, अगर न्यू नहीं है कोई बात नहीं, न्यू है कोई बात नहीं, हम इनको सेपरेटली वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से कवर हो जाएं। ठीक है जी, उसके बाद हम आते हैं इंग्लिश का सबसेक्शन नंबर 2। उसका टाइटल है डेमोन्स्ट्रेटिंग कंट्रोल ऑफ टेंसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। जैसे आपने सुना, टेंसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, तो ये वर्ड्स आपने पहले सुने होंगे ऑब्वियसली और आपने पढ़े भी होंगे, लेकिन अगर ऑब्वियसली इसमें ये इतनी आसान चीज़ें नहीं है। आपने जो पढ़े होंगे उसको सही से दिमाग में नहीं बैठे होंगे, अगर बैठे तो अलग बात है, नहीं बैठे होंगे कोई बात नहीं, हम इनको भी कवर करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है जी, उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 3, जो इंग्लिश का सेक्शन नंबर 3 है। उसका जो टाइटल है वो है डेमोन्स्ट्रेटिंग एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड यूज ऑफ राइटिंग कन्वेंशंस। हाँ, राइटिंग कन्वेंशंस आपने शायद पहले नहीं सुना हुआ है। राइटिंग कन्वेंशन एक बहुत ही ब्रॉडर टॉपिक है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है आपको इंग्लिश समझने में या कोई भी लैंग्वेज समझने में। राइटिंग कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके अलावा इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स वगैरह इनको भी हम सही से कवर करेंगे इसमें। ठीक है जी, अच्छा जी, राइटिंग कन्वेंशन का थोड़ा बता दूं कि उसमें आ जाता है पंक्चुएशन आ जाती है, उसमें आपका क्या आ जाए, कैपिटलाइजेशन, जो पंक्चुएशन, ग्रामर वगैरह ये चीज़ें आ जाती है। फिर सेंटेंस को किस तरह बिल्ड किया जाता है वो सारी राइटिंग कन्वेंशन में आती है। ठीक है जी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम इनको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद आता है जो सेक्शन नंबर 4 है, डेमोन्स्ट्रेटिंग करेक्ट यूज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन। हाँ, ये बात आपने ये कॉन्सेप्ट तो पढ़े होंगे, आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आपको मैं सही से बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट इतने इंपॉर्टेंट है जितने आप सोच नहीं सकते एक्चुअली। क्योंकि आप कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी समझते हैं, उनमें इन चीज़ों का बहुत ही एक इम्पैक्ट होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल भी है। आपको जितना आसान लगता है उतनी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल भी है, तो इनको भी हम अच्छे से कवर करेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, नंबर 5 पे आते हैं डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी टू आइडेंटिफाई मिस्टेक्स इन सेंटेंसेस और शॉर्ट रिटन टेक्स्ट। दीज एरर्स कुड बी ऑफ इनएप्रोप्रिएट वर्ड ऑर्डर, विकेबलरी एटसेट्रा। हाँ, तो ये क्या बात है, जो हम मिस्टेक्स हैं सेंटेंस में या शॉर्ट रिटन टेक्स्ट में, उनको हम आइडेंटिफाई करने की हमें एक एबिलिटी बिल्ड करनी है। ये अच्छा खासा मुश्किल टॉपिक है। ये तभी आपको समझ में आता है जब आपकी बेसिक्स पूरे कवर हों और उसके बाद आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसको भी हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे, टेंशन लेने की बात यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, सेक्शन नंबर 6 पे जाते हैं। उसका मतलब, उसका जो टाइटल है वो है डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड शॉर्ट रिटन टेक्स्ट और एंड सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस। इसको हम कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मुश्किल है, बहुत लोगों को मुश्किल लगती है। मुश्किल उनको लगती है जिन्होंने कभी रीडिंग नहीं की होती। ठीक है, तो अच्छी खासी मुश्किल हो जाती है उनके लिए। हाँ, आसान भी है, आसान उनके लिए जो रीडिंग करते रहते हैं, जनरली अपनी लाइफ में एक रूटीन के हिसाब से रीडिंग करते रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही आसान है। लेकिन जो रीडिंग नहीं करते उनके लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये आप कुछ रीड करेंगे, उसमें से आप जो रिस्पॉन्स है उसमें से ड्राइव करेंगे, तो ये बहुत मुश्किल हो सकती है आपके लिए। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम हर चीज़ अच्छे तरीके से कवर करेंगे। आपको सही से फॉलो करने हैं हमारी जो भी चीज़ हम यहाँ पे अपलोड करते हैं, उसको एक बार, 2 बार, जितनी बार आप देखें, सही से कॉन्सेप्ट क्लियर करें। उसके बाद हम आएंगे
हमारे जो जैसे हमने लेक्चर 0 में बताया कि हमारे कोर्स स्टडी क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट होंगे क्लियर, उसके बाद हम जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, फिर उसके बाद हमारा जो जूम सेशन होगा उसमें हम क्वेरी क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो ऐसा ऐसा फिर मॉक टेस्ट होंगे, तो इसी हिसाब से ऐसा ऐसा एक फ्लो में आपकी हर चीज़ कवर होती जाएगी। चलें जी, उसके बाद हम जाते हैं कि हमारे सिलेबस का दूसरा सेक्शन क्या है। इंग्लिश था नंबर 1, दूसरा था लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में जाते हैं। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग है क्या? चलें इसको मैं आपको थोड़ा इस तरह बता दूं कि आप चीज़ों को किस तरह देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं और कितनी तरीके से देख सकते हैं और कितने तरीके से उनका प्रॉब्लम है उसको समझ सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कि आपकी दिमाग की एक्टिविटी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें सब सेक्शंस जो हम कवर करेंगे वो टोटल 6 हैं। और नंबर 1 है क्रिटिकल थिंकिंग। आपकी लॉजिकल रीजनिंग है, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है वो भी हम कवर करेंगे। फिर लेटर एंड सिंबल सीरीज होगा, उसके बाद लॉजिकल डिडक्शन होगा, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉजिकल प्रॉब्लम्स होगा, उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन एनालिसिस होगा, उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा। ये आप माने ना माने, ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जब आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। हाईली इंटरेस्टिंग टॉपिक, हाईली इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, इसके बाद हम जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग इन एमडीकेट। चलें जी, आपने शायद आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। आज से 5-6 साल पहले जब ये एमडीकेट एक सेंट्रलाइज टेस्ट नहीं था, तब हर यूनिवर्सिटी अपने अपने जो इनटेक था, जो कैंडिडेट्स थे उनका टेस्ट हर यूनिवर्सिटी खुद ही बिल्ड करती थी, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि अपने टेस्ट में जो इंग्लिश सेक्शन अपने हिसाब से ऐड करते थे। तो उनका इंग्लिश मैंने जब देखा, उनका इंग्लिश बहुत ही जो क्या कहते हैं हम रट्टे वाला होता था, ठीक है। उसमें कोई कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। लेकिन इन्हें क्यों अभी समझ में आया कि हम लॉजिकल रीजनिंग जैसा टॉपिक हम इसमें ऐड करें, फिर इंग्लिश में इतनी सारी राइटिंग कन्वेंशन जैसी या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसी ऐसी चीज़ें ऐड करें, क्यों इन्हें समझ में आया? क्योंकि इन्हें यह समझ में आया कि इंग्लिश के बगैर दुनिया में कोई भी प्रोफेशन में आप एक्सेल नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। इंग्लिश हर चीज़ की आज एक एसेंशियलिटी बन गई है, ठीक है। तो हम बताते हैं इंग्लिश क्यों जरूरी है एमडीकेट में। देखिए, इंग्लिश असेंशियल है फॉर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस एंड प्रोवाइडिंग प्रिसाइज आंसर्स, ठीक है। आप जब इंग्लिश आपको सही आती है तब आप क्वेश्चन को सही से समझेंगे और उसका आंसर भी सही तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी क्या है कि इंग्लिश जब आपकी अच्छी होती है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, ठीक है। देखें जी, आप डॉक्टर बनेंगे, जो कि आप इंशाल्लाह बनेंगे डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर बनेंगे, उसके बाद आप अपने पेशेंट से बात करेंगे, डिफरेंट सेक्टर्स में आप उनसे कम्युनिकेशन बिल्ड करेंगे। तो इसी हिसाब से आपकी कम्युनिकेशन लाजिम तो नहीं है कि आप जो रीजनल लैंग्वेज उसमें करेंगे, आप तो वर्ल्ड स्टेज पे भी जाएंगे ना, ठीक है। तो वर्ल्ड स्टेज पे जहाँ पे आप करते हैं कम्युनिकेट करेंगे तो आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। तो इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो जाएगी। दूसरी बात है, ऑब्वियसली ये क्रूशियल फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन उतनी आपकी क्या कहते हैं, आपकी जो स्किल्स वगैरह वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट आप कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग मैंने आपको जैसे बताया पहले कि आप मल्टीपल अप्रोच, आपकी जो थॉट्स है वो मल्टीपल अप्रोच बेस्ड होंगे, ठीक है। तो हाँ, लॉजिकल रीजनिंग जैसे अगर आपकी अच्छी है तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होगी, आप अच्छे तरीके से चीज़ों को इन डेप्थ समझ सकते हैं। उसके बाद ये कि जब इन डेप्थ समझ सकते हैं तो आप ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये आपकी जब लॉजिकल रीजनिंग अच्छी होगी तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड होगी और प्लस में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी बिल्ड होगी, ठीक है। दूसरी बात इसमें है, क्या करती है कि इट हेल्प्स इन मेकिंग क्विक एक्यूरेट डिसीजंस अंडर प्रेशर। हाँ, जब आप मेडिकल प्रोफेशन में हो या किसी प्रोफेशन में हो, आपको कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे आपको अंडर प्रेशर काम करना पड़ता है, आपको विद इन सेकेंड्स आपको एक क्रिटिकल डिसीजन लेना पड़ता है। तो उस वक्त आपकी जब अगर रीजनिंग, जो लॉजिकल रीजनिंग अगर आपकी अच्छी होगी, उसका मतलब ये कि आप दिमाग को क्विक तरीके से आप चला सकते हैं, तो तभी आप कोई एक्यूरेट डिसीजन अंडर प्रेशर ले सकते हैं। तो इसी साथ लॉजिकल रीजनिंग आपकी दिमाग की जो एक्टिविटी है इसको क्विक करती है, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ब्रीफ अबाउट कोर्स स्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। हाँ, जैसे हमने पहले बताया हमारे लेक्चर 0 में कि हमारा कोर्स किस तरह होगा। तो कोर्स स्ट्रक्चर हमारा ये है कि देयर विल बी यूट्यूब वीडियोस कवरिंग ऑल टॉपिक्स, जो कि हमने पहले बता दिया। उसके बाद इंटरेक्टिव क्विजेज एंड प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, ऑब्वियसली इंटरेक्टिव क्विजेज होंगे और प्रैक्टिस टेस्ट बहुत सारी होंगी टेस्ट, ठीक है। उसके बाद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस एंड एग्जांपल्स फॉर ईच कॉन्सेप्ट। हाँ, आपको मैं बताता चलूं कि हम जो भी टेस्ट लेंगे उसके नीचे आपको एक्सप्लेनेशन भी देंगे, जब उनके आंसर वगैरह हम देंगे तो एक्सप्लेनेशन भी देंगे, ठीक है। तो हम ओवरऑल इस तरह एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन इसमें हम बहुत चलेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से कवर हो और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाए, ठीक है जी। तो रिसोर्सेज वगैरह कहाँ पे आपको मिलेंगे, जो रिसोर्सेज हैं वो आपको मैं बता दूं कि
हमारी जो व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप है फ्री MDCAT प्रिपरेशन 2024 to 25 इस नाम का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आपको जो भी इसके रिसोर्स वो मिल जाएंगे। दूसरी बात है एडिशनल प्रैक्टिस मटेरियल्स आर अवेलेबल फॉर डाउनलोड, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है वहाँ पे। हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी है प्रेप स्पॉट, जहाँ पे हम वेबिनार्स वगैरह करवाते रहेंगे एजुकेशन के बारे में या आपके प्रोफेशन के बारे में, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जो लोगों के जो एक्सेल कर चुके हैं इस प्रोफेशन में उनको हम लेके आएंगे ताकि वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें और अपनी ज़िंदगी के जो एनेक्डोट्स हैं वो आपसे शेयर कर सकें, ठीक है। चलें जी, हम अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। रेडी टू एम्बार्क ऑन दिस लर्निंग जर्नी, ये आपके लिए एक सवाल है, आपको जवाब देना है। आर यू रेडी एक्चुअली, ठीक है। चलें जी, मुझे लगता है कि आप रेडी हैं, इसीलिए आप यहाँ पे हैं और एंड तक सुन रहे हैं उसको। और हमें भी सीरियस लोग चाहिए और हम भी बहुत सीरियस हैं, ठीक है। आपकी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसलिए कमिटेड रहना है, आपको प्रैक्टिस रेगुलरली, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एंड रीच आउट फॉर हेल्प व्हेन नीडेड, जब आपको जरूरत पड़े हमारी, जब आपको कोई भी किसी चीज़ में मसला है आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और ये बात है कि एक टुगेदर वी विल अचीव MDCAT सक्सेस, या वो एक सर्टेनिटी है, हम ऑब्वियसली हम MDCAT सक्सेस अचीव करेंगे जब अब हम साथ में होंगे और हमारा जज्बा भी एक साथ होगा, ठीक है जी। चलें जी, हम एंड नोट पे आते हैं और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको पहले पता है, ठीक है। प्रेप स्पॉट नाम का यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम ये कॉन्टेंट शेयर करते हैं। और थोड़ा प्रेप स्पॉट के बारे में बता दूं कि ये हम चैनल हमने जो बनाया है, यहाँ पे हम पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, लेकिन अभी हम MDCAT की इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग को कवर करें जो कि हमारी शुरुआत है, ठीक है। उसके बाद प्रेप स्पॉट नाम का फेसबुक पेज भी है जहाँ पे आप फॉलो करें, जहाँ पे हम बहुत सारी अपडेट्स वगैरह आपके एजुकेशन रिलेटेड, स्कॉलरशिप रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ऐड करते रहेंगे, ठीक है जी। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ये वीडियो, और यहाँ ये ग्रुप जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर भी आप उनको इनवाइट करें, प्लस में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करवाएं उनसे, ठीक है जी। ये आपकी एक हमारे लिए बहुत सपोर्ट होगी। अब हम आते हैं हमारे लास्ट स्लाइड पे, जो कि एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है जी। एक क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, और इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोगों को समझ में आ जाए कि ये सही आंसर है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूजेस द सब्जेक्टिव मूड करेक्टली। अब सब्जेक्टिव मूड क्या है उसकी डेफिनेशन मैंने दी हुई है, आपको बताता हूँ, लेकिन पहले हम इस क्वेश्चन की जो ऑप्शन है उनको हम रीड कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, इफ आई वॉज अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है, इफ ही वर हियर he would know what to do, ठीक है जी। ऑप्शन सी है, if they was at the party we didn't see them, ये ऑप्शन सी है। उसके बाद डी है, if she is the manager she could approve the request। ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है जी। अब मैं आपको डिफाइन कर देता हूं कि सब्जेक्टिव मूड है क्या। देखें जी, सब्जेक्टिव मूड एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो कि आपकी हाइपोथेटिकल जो नॉन रियल सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। या विशेस होती हैं या एक्शंस होते हैं दैट हैव नॉट येट अकर्ड, जो कि अभी तक नहीं हुई है। आपको मैं इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन से पढ़ के बता दूं। दिस सब्जेक्टिव मूड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हाइपोथेटिकल और नॉन रियल सिचुएशंस, विशेस और एक्शंस दैट हैव नॉट येट अकर्ड। इन इंग्लिश द सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी इज वर्ब फॉर ऑल सब्जेक्ट्स इन हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, ठीक है जी। तो ये क्या है कि आप ऐसा सोचते हैं कि अगर ये होता, जो कि है नहीं, एक्चुअल नॉन रियल सिचुएशन में हो, जो कि एक हाइपोथेटिकल है और नॉन रियल सिचुएशन है, और या विषय आपकी या एक्शन से जो अभी तक हुए नहीं है, ऐसा जो मूड होता है उस मूड को कहा जाता है सब्जेक्टिव मूड, ठीक है जी। आपको मैंने डिफाइन कर दिया, अब आपको इस कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ सकें कि यही इसका राइट आंसर है। थैंक यू वेरी मच, आप फॉलो करते रहें और इंशाल्लाह वी विल अचीव सक्सेस इन MDCAT। थैंक यू वेरी मच।